हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा आईक्यू। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई क्लर्क और अकाउंटेंट का जो एग्जाम दिसंबर 2021 में हुआ था उसके जीएस पोर्शन के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। नाउ जिस तरह फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को काफ़ी नॉलेज गेन हुआ होगा, ठीक उसी प्रकार इस पार्ट में भी हमने कोशिश करी है कि काफ़ी नॉलेज देने की कोशिश करी जाए, जिस तरह से उस नॉलेज का यूज आप आने वाले जो भी एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी होना है, या फिर और भी एग्जाम्स होने हैं, तो उनमें इस नॉलेज का आप यूज कर पाएं और सफल हो पाएं। नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, कह रहा है कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर इन विच ईयर। तो देखो, वैसे तो ये 1992 में सेटअप की गई थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? देखो, दो तरह की बॉडीज हैं। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो संविधान में पहले से हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ए यूपीएससी, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। और दूसरी हो गई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब जिनको बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, बाय एन एक्ट। तो अब इसके अंतर्गत कौन सी आती है? फॉर एग्जांपल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। देन आ गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी एक तो ये कब कब बनी थी? ये तो हमने बता ही दिया, 1992 में बनी थी, ठीक है। और ये कब बनी थी? 1993 में, जिसके जस्ट एक साल बाद। देन अगेन ये भी 1993 में बनी थी, और ये कब बनी थी? 2007 में। ओके। अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी फर्स्ट चेयरमैन कौन थी? ये भी पूछा जा सकता है कि पहली चेयरमैन कौन थी। तो वो थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। और अभी कौन है एट प्रेजेंट? अभी है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, ठीक है। अब देखिए, एक और बात मुझे को इसमें बतानी है, वो ये है कि एक और बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 338 में आता है, ठीक है। अब 65th अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, उसने क्या कहा था कि ये नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है, ठीक है, इसके साथ ये एक और जोड़ दो, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है। तो ये दोनों मर्ज हो गए थे। लेकिन फिर एक आया था 89th अमेंडमेंट एक्ट। उसने क्या करा? उसने कहा कि इन एसटी वाले को अलग कर दो। तो हमारा नेशनल कमीशन फॉर एसटी बन गया था फिर अलग से, ठीक है। और वो कौन सा उसमें आ गया था फिर? 338 ए में, उसमें ये आर्टिकल ऐड हो गया था, ठीक है, 89th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और एक बनी थी हमारी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये हमारी कब बनी थी? 1999 में, ठीक है। तो ऑल दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब प्लीज। देखिए वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट रेलवे डिवीजन ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट डिवीजन का है गोरखपुर। गोरखपुर। और कितने हेडक्वार्टर हैं इंडिया में? 17 हेडक्वार्टर हैं। ओके, मतलब सॉरी, 17 हेडक्वार्टर नहीं, 17 रेलवे जोन्स हैं। और एक अभी जो रिसेंटली बना है वो है कोलकाता मेट्रो को अगर काउंट करेंगे, फिर काउंट कोलकाता मेट्रो, तो 17 रेलवे जोन है, और नहीं तो 16 रेलवे जोन है, ठीक है। और ये जो गोरखपुर है ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन हो गया। तो प्रयागराज कौन सा हो गया? ये हो गया एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। और न्यू दिल्ली कौन सा हो गया? ये हो गया एनआर, नॉर्दर्न रेलवे जोन। और हाजीपुर कौन सा हो गया? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। तो
you must remember all the divisions along with its headquarters. Now here is a list of ऑल द रेलवे जोन्स, सभी रेलवे जोन्स की ये लिस्ट है और इसमें हेडक्वार्टर बताए गए हैं। जैसे ये हो गया नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट का, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का, और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट का तुम्हारा भुवनेश्वर, ओके, और साउथ ईस्ट का ये हो गया कोलकाता। तो यू मस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ सिचुएटेड। नाउ आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कहां पर है इसके हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ बना कब था? 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। और आईएमएफ के चेयरमैन कौन है? क्रिस्टलिना जियोर्जिएवा। तो आईएमएफ का काम क्या रहता है कि जो भी कंट्रीज, जैसे जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो खराब हो रहा है, तो उसकी सहायता करना, और कोई भी कंट्री जो दिवालिया हो रही है, कंगाल हो रही है, उसकी सहायता करना और कुछ कंडीशंस के साथ। और आईएमएफ में एक करेंसी चलती है, एक अलग करेंसी चलती है इनकी, जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दैट एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। नाउ आईएमएफ की तरह ही और भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पॉवर्टी रिडक्शन के तहत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है आईबीआरडी, एक होता है आईडीए, इनका भी यही काम होता है। तो ये दोनों मिलकर कंप्राइज करते हैं द वर्ल्ड बैंक। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रुपे इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। जैसे रुपे कार्ड होता है ना, रुपे कार्ड होता है, तो इसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आते हैं। तो रुपे जो है वो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई क्या है? तो एनपीसीआई एक कंपनी है जो कि बनाई गई थी बाय आरबीआई एंड आईबीए। नाउ व्हाट इज आईबीए? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो किसके तहत बनाई थी? अंडर प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। 2007। ठीक है। तो और बनाई कब गई थी ये? 2008 में। 2008 में। अब ये हो गई एनपीसीआई के बारे में। अब एनपीसीआई एक तो रुपए इसका प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल भारत बिल पेमेंट सिस्टम, देन यूपीआई। तो यूपीआई भी इसका है। लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। रुपए कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। नाउ एनएसीएच वो भी इसी का प्रोडक्ट है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। देन एक भीम ऐप, ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एंड एन बी बी एल, ठीक है, ये भी एक सब्सिडरी है। किसकी? किसकी सब्सिडरी है? एनपीसीआई की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, भारत बिल पे लिमिटेड। ठीक है। नाउ एनपीसीआई जो बना था वो कब बना था? 2008 में। अब हम आते हैं अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट ऑप्शन एसबीआई। देखिए एसबीआई जो है इसका आंसर एनपीसीआई है, बट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एसबीआई जो है 1921 में हमारे इंपीरियल बैंक्स थे, इंपीरियल बैंक्स। तो इन्हीं को 1955 में, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बना दिया गया था। ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई? डीके खरे, खारा। देन आईआरडीए। तो आईआरडीए क्या है? ये आईआरडीए नहीं है, आईआरडीए आई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। ये सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड काम देखता है, सारी उन कंपनीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है। और लाइसेंस इशू करता है। तो ये कब बनी थी? 1990
2009 में। एंड अब देखिए वो कह रहा है कि चुम्बी वैली इज़ अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड, तो इट्स भूटान। भूटान। तो ये जो चुम्बी वैली होती है, ये इसको चुम्बी वैली ये सिक्किम को कनेक्ट करती है, सिक्किम को भूटान से। और मतलब एक तरह से ये ट्राई जंक्शन है। क्या है ये? ट्राई जंक्शन। सो आंसर इज़ भूटान। नेशनल पुलिस मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन, तो ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और पुलिस जो है वो है एक स्टेट सब्जेक्ट, एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब पुलिस का कंट्रोल जो होता है वो स्टेट्स के हाथ में होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस मेमोरियल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूज़ियम, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है कोल्लाम में, कोल्लाम। और इंटरनेशनल पुलिस म्यूज़ियम, ये कहाँ पर है? तो ये है कोचीन। और जितने भी हमारे आईपीएस ट्रेनीज़ होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो ये होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इन हैदराबाद। तो ये है हैदराबाद में, ठीक है। तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। अब इसमें क्या, ये स्कीम जो थी ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। और इसको भी नोडल एजेंसी कौन सी थी, मतलब कौन सा विभाग कर रहा है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, तो ये इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये किस टेक्निक पर काम कर रहे हैं? माइक्रो इरिगेशन पर, माइक्रो इरिगेशन, इसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। और ये वही तकनीक है जो इज़राइल में यूज़ करी जाती है फॉर फार्मिंग। तो ये कौन सी योजना का है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई। द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस इज़, तो डेथ सेंटेंस को सिर्फ एक ही आदमी पूरे इंडिया में पार्डन कर सकता है, और वो है प्रेसिडेंट, मतलब पूरी तरह जो पार्डन कर सकता है। नाउ ये पावर उसे कौन सा आर्टिकल देता है टू ग्रांट पार्डन्स? तो ये आता है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 72। तो पार्डन के साथ साथ, मतलब जैसे किसी को डेथ पेनल्टी मिली, तो डेथ पेनल्टी को पार्डन करने का काम कौन करता है? पूरी तरह से, मतलब उसको उसकी सज़ा माफ़ कर दी, मतलब हटा दी, डेथ पेनल्टी हटा दी। तो एक तो ये हो गया। एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी एक पनिशमेंट के कैरेक्टर को चेंज कर देना। मान लो किसी को मिली डेथ सेंटेंस, और उसने उसे कन्वर्ट किस में कर दिया कि भी आजीवन कारावास में, इम्प्रिजनमेंट में। तो ये होगी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है घटा देना, टू रिड्यूस। कम्यूटेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस। तो क्या रिड्यूस करना भाई? डेथ की, मतलब जो उसका सज़ा है उसको रिड्यूस कर देना। नाउ एक है रेमिशन। रेमिशन, इसमें क्या होता है? इसमें भी रिडक्शन होता है, बट इसमें कैरेक्टर ख़त्म नहीं होता। मान लो किसी को आजीवन कारावास हुआ, तो उसको कम टाइम के लिए, तो मतलब इसमें पीरियड कम कर देते हैं, इसमें कैरेक्टर चेंज नहीं होता, इसमें पीरियड चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को 5 साल की सज़ा मिली, तो उसको हटा करके उसने 3 साल की सज़ा कह दी, भाई इसको 5 की नहीं 3 की होगी, तो वो गया रेमिशन। देन एक होता है रिस्पाइट। अब ये रिस्पाइट क्या है? तो अगर मान लो कोई विकलांग है, डिसेबल्ड है, या कोई वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है, तो ड्यू टू फिज़िकल डिसेबिलिटी अगर उसको कम पनिशमेंट मिल रहा है, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू फिज़िकल डिसेबिलिटी, तो वो आता है रिस्पाइट में। और फाइनल आता है रिप्रीव। रिप्रीव
तो ये होता है स्टे लगाना, स्टे लगाना फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल जाए। ठीक, तो ये कितने तरह की सज़ा हुई जो प्रेसिडेंट वो कर सकता है? 5 तरह की। कौन कौन सी 5? सबसे पहले तो पार्डन। देखो पार्डन हो गया मतलब पूरा उसे माफ़ कर देना। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब उसका कैरेक्टर जो है वही वो कर देना, मतलब जो भी पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर चेंज कर देना। देन रेमिशन, रेमिशन का मतलब क्या हो गया कि पीरियड रिड्यूस कर देना। देन रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब हो गया कि टू अवॉर्ड लेसर सेंटेंस ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। और रिप्रीव, तो रिप्रीव का मतलब होता है स्टे लगा देना कुछ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। ओके, और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 72। देखिए वो बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द इंडिकेटर्स फॉर द इंडिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, द ADB। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं मनीला में, फिलीपींस में, और ये बना कब था? 1966 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसागात्सु असाकावा, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर कौन से देश का है? तो शेयर मतलब जो कंट्रीब्यूशन करता है वो करता है जापान और अमेरिका। इन दोनों का शेयर 15.6% रहता है। उसके बाद आता है चाइना और फिर आता है इंडिया। तो इंडिया का बहुत बड़ा शेयर इसमें रहता है। 4th नंबर पे इंडिया का शेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी तरह से एक एशिया का एक और बैंक है जो अभी हाल ही में बना है, 2016 में बना है, और ये इसका नाम है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इट्स नॉट स्ट्रक्चर, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में, बीजिंग में। तो ये जो है ये इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिंक्वेन। ठीक है, और इसका काम क्या है? लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये बनाया गया था इनको वर्ल्ड बैंक को, IMF को टक्कर देने के लिए। ठीक है, तो AIIB और वर्ल्ड बैंक एवरीबडी नोज 1945 को वर्ल्ड बैंक शुरू हुआ था। देयर आर इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन वाशिंगटन DC। ओके, वाशिंगटन DC। अब देखिए वो बोल रहे हैं महानंदा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। महानंदा का ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है दार्जिलिंग हिल्स से, दार्जिलिंग से। तो और भी जो ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, फॉर एग्जांपल द घाघरा, जो कि ओरिजिनेट करती है तिब्बत से, और वहां पर इसका नाम होता है करमानी, करमानी। द कोसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार, एंड शारदा नदी जिसको सरयू भी बोलते हैं, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसको गोरी गंगा भी बोलते हैं, गोरी गंगा। ठीक है, कहाँ बहती है ये? अयोध्या में, अयोध्या में। और एक है सन नदी, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है? अमरकंटक से, तो ये भी ट्रिब्यूटरी है। और गोमती नदी, जो कहाँ से ओरिजिनेट है? फुलहर झील, फुलहर झील से ओरिजिनेट करती है, ये भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो गोमती को बोला जाता है हमारे ग्रंथों में कि इट इज द डॉटर ऑफ ऋषि वशिष्ठ। ओके, अब देखिए एक होता है वर्ड ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का काम क्या होता है कि पानी को बढ़ाना, मतलब एक मेरी नदी यहां से आ रही है और एक ये मेरी, जैसे मेरी गंगा यहां से आ रही है और मेरी घाघरा यहां से आ रही है, तो इसने क्या कर दिया, यहां से फिर पानी के फ्लो को बढ़ा दिया। तो ये मेरी हो गई घाघरा, मेरी क्या हो गई? ये मेरी होगी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, नाउ इसका ऑपोजिट, जो मतलब इसने क्या कर दिया? पानी के लेवल को बढ़ा दिया। अब इसका जो ऑपोजिट हुआ, उसने क्या किया? पानी के लेवल को घटा दिया, कम कर दिया। तो वो होता है एक डिस्ट्रीब्यूटरी। नाउ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा? वन इज हुगली, हुगली। तो हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड एट पोखरण।
तो पोखरण का जो पहला टेस्ट हुआ था वो हुआ था 1974 में। ठीक है, 1974 में। इसका नाम क्या था? नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। और पोखरण जंग है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान। और इस टाइम पे जो है, कौन इसको लीड कर रहे थे? वो थे राजा रमन्ना। राजा रमन्ना, BARC के। ठीक है। और इसमें हमने फिजन टेस्ट किया था। तो पहले एक हमने इंडिया ने दो टेस्ट करे थे। एक टेस्ट तो अब कर लिया था 1974 में। ठीक है। दूसरा टेस्ट जो हुआ था वो हुआ था 1998 में, बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन शक्ति। और इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो हुआ कब था ये? एग्जैक्ट डेट 11 मई 1998। ठीक है। और इसको पोखरण पोखरण में ही हुआ था, ये भी पोखरण 2 बोलते हैं इसको। और इसको लीड कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। तो जिस तरह से ये खाली फिजन का टेस्ट था, ये न्यूक्लियर फिजन प्लस न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों का टेस्ट था। ठीक है। और इसी दिन को, इसी उपलक्ष्य में 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो कब हुआ था हमारा टेस्ट? 1970। अब देखिए वो बोल रहा है कि वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। तो IOC के हेडक्वार्टर्स हैं लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में किस जगह? लॉजेन। लॉजेन। तो स्टैब्लिश कब हुआ था ये? 23 जून 1894। ठीक है। अभी जो अपकमिंग ओलंपिक्स हैं वो कब है? 2024 में, पेरिस में। ठीक है। और ये 33rd ओलंपिक्स है। और उसके बाद कब होंगे? 2028 में लॉस एंजलिस, LA। और फिर होंगे 2032 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन। और विंटर ओलंपिक्स जो कि हैं 2026 में, विंटर ओलंपिक्स। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? इटली में। इटली में। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, ही इज ऑल्सो नोन एज द विजार्ड एंड द मैजिशियन। हॉकी का जादूगर इनको बोला जाता था। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, ब्रिटिश टाइम में। और इन्होंने जो है भूमिका निभाई थी 1928 के ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीतने में, 1932 के ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीतने में, और 1936 के ओलंपिक्स को। मतलब हर 4-4 के गैप के बाद तो जो हमने हॉकी में गोल्ड जीता था उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब मेजर ध्यानचंद के नाम बारे में एक और बात बता दूं कि मेजर ध्यानचंद ने के नाम पे दो अवार्ड्स हैं। तो एक तो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसकी शुरुआत कब हुई? सन 2002 में। और दूसरा अवार्ड है इंडिया का हाईएस्ट जो खेल रत्न है, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर है। इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। ये इनके नाम पे। और ये कब हुआ था स्टार्ट? 1992 में। और इसके पहले रेसिपिएंट कौन थे? अ, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। और इसके यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन थे? कोई अगर पूछे भाई मेजर ध्यानचंद अवार्ड के यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन थे, तो वो थे अभिनव बिंद्रा। और लेटेस्ट अभी 2023 में दो लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। एक तो था सात्विक रेड्डी और एक थे चिराग शेट्टी। क्या करते हैं ये दोनों? कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? तो दोनों खेलते हैं बैडमिंटन, डबल्स में। बैडमिंटन खेलते हैं दोनों डबल्स में। नाउ अबाउट
Vishwanathan Anand about what sport he used to play? He used to play hockey. तो अब देखिए हॉकी में अ, जो वर्ल्ड कप होता है 2018 में इंडिया में हुआ था भुवनेश्वर में इन द कलिंग स्टेडियम। देन 2023 में हुआ था अगेन इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला। तो यहाँ पर तो वही कलिंग स्टेडियम है और यहाँ पर कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। और अब जो 2026 का वर्ल्ड कप होगा आने वाला, तो ये होगा बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स में। ठीक है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे 2023 के वर्ल्ड कप में कौन जीता था? जर्मनी। जर्मनी, और इन्होंने किसको हराया था? बेल्जियम को। और यहाँ पे बेल्जियम जीता था। ठीक है। नाउ इसमें ऑप्शंस में देखिए केडी जाधव भी दे रखा है ना। हु वाज केडी जाधव? केडी यादव वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता था ओलंपिक्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स किस में जीता था इन्होंने? रेसलिंग में। और कब जीता था? 1952 के ओलंपिक्स में। ओके, अब देखिए वो कह रहा है डैश इज द करेंसी ऑफ ईरान, तो ईरान की करेंसी है रियाल। वॉन किसकी कौन सी कंट्री करेंसी है? वह साउथ कोरिया की। और दिनार किसकी है? कुवैत की। ठीक है। और दिरहम किसकी है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। अब देखिए वो बोल रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? इट अटेम्प्ट्स टू फाइट, मतलब पोवर्टी से, गरीबी से लड़ाई लड़ता है, लोन्स वगैरह देता है कंट्रीज को। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1944 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये दो फाउंडर थे इसके बेसिकली, एक तो जॉन मेयर्ड कीनिस, ठीक है, और हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट। अब वर्ल्ड बैंक अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है, ये दो को ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्राइज करता है, द आईबीआरडी एंड द आईडीए। नाउ दिस आईबीआरडी stands for International Bank for Reconstruction and Development, and IDA consists of International Development Association। IBRD का काम क्या होता है? It lends money to the middle income countries। ठीक है। और IDA का काम क्या होता है? IDA का काम होता है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू पुअरेस्ट कंट्री, जो बहुत पुअर कंट्री है। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। एंड यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? सो दे आर इन न्यूयॉर्क। डब्ल्यूएचओ के जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स अगेन आर इन वॉशिंगटन डीसी, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये भी 1944 में ही बना था। अब बैंक्स के बारे में अगर बात करें तो एक दो और इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बना था 1966 में फिलीपींस में। द ऑल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये बना था 2016 में चाइना में, बीजिंग में, वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इन विच स्टेट सांभर लेक इज सिचुएटेड। तो सांभर लेक हमारी है राजस्थान में। राजस्थान में। और सांभर लेक जो है वो इंडियाज बिगेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है। और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को, सांभर लेक जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। और ये सांभर लेक जो है ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड। नाउ व्हाट आर वेटलैंड? Wetlands are ecosystems that are flooded with water, that are saturated with water। मतलब इसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है जहां पर भी। ठीक है। और जहां पर एक इकोसिस्टम बन जाता है, जहां पर एक्वेटिक लाइफ, एनिमल लाइफ बहुत रहने लगती है, तो उसको वेटलैंड बोलते हैं। तो वेटलैंड जो है ये एक रामसर कन्वेंशन हुआ था
रामसर कन्वेंशन उन कब हुआ था? 1971 में इन ईरान। तो तब हमने वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को समझा था और तब हमने दुनिया में वेटलैंड्स को नाम करना शुरू किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग। और ये जो रामसर साइट्स हैं, ठीक है, या ये जो वेटलैंड है, ये इनको इंडिया में कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और इसके तहत जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया में, वो कितनी है? 80। 80 रामसर साइट्स हैं यूपी, इसमें इंडिया में। और मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम तमिलनाडु में है, और उसके बाद कहाँ है? यूपी में। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया अबाउट द रामसर साइट्स। लेकिन अब हम देखेंगे कि लेक्स के बारे में। लेक्स के बारे में, तो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पराशर लेक, द रेणुका लेक, द चंद्रताल लेक। कहाँ पर हैं ये तीनों? ये तीनों की तीनों हैं हिमाचल प्रदेश में। देन भीमताल लेक, इसके बारे में सबको पता होगा, ये उत्तराखंड में। देन रोपड़ लेक, रोपड़ इज इन पंजाब, तो ये पंजाब में है। देन सुखना लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। देन केजादिया लेक, कांकरिया लेक एंड थोल लेक, ये तीनों कहाँ हैं? गुजरात में। हैफलॉन्ग लेक, ये कहाँ पर है? आसाम में। एंड लोनार लेक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक, दिस इज इन महाराष्ट्र। लोकटक लेक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक, लोकटक, it is in Manipur. And finally, the Chilka Lake, which is in Odisha. Okay. अब देखिए, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि वेयर इज द फर्स्ट केवीके established. Now what are केवीके? देखिए, केवीके stands for किसान विज्ञान केंद्र। ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब जो है वो किसानों तक पहुंचाना। ठीक है। तो एक तरह से ये होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन एनएआरएस, ये होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, इसके बीच में, और फार्मर्स के बीच में। इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, ये है केवीके। तो ये यहाँ तक पहुंचाता है, ये इन तक पहुंचाता है, ये इन तक पहुंचाता है। ठीक है। तो पहला फर्स्ट केवीके कहाँ बना था? तो ये बना था पुदुचेरी में, पुदुचेरी में। और केवीके को डिजाइन किसने करा है, क्रिएट किन्होंने करा है? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? कि ये एक संस्था है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी। सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी। ना, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और जो बाय एन एक्ट बनाई जाती है। ठीक है, बाय एन एक्ट बनाई जाती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसमें टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। आंसर तो 3 होगा, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर्स होंगे। ठीक है। और जो इसका चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड होगा चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का, या फिर जज होगा किसी हाई कोर्ट का। ठीक है। और जो इसके मेंबर्स होंगे वो होंगे सर्विंग या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और उसने मिनिमम कितने साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो? 7 साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज ने। और इनके बारे में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि या तो इनका टर्म कितना होता है? इनका टर्म होता है या तो 3 साल, ठीक है, या फिर 70 साल तक, विच एवर इज मैक्सिमम। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द गवर्नर। और इनका रिमूवल कौन होता है?
करता है रिमूवल, हालांकि इतना आसान नहीं होता, बट रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट, तो ये बात ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट अगर पूछे तो कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, रिमूवल कौन कर रहा है इनका, प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है। नाउ सिमिलर टू दिस, ये जैसे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हमारे पास एक एनएचआरसी भी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। और ये कब बनी थी, 1993 में, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक तो चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं। ठीक है। और चेयरमैन कौन होना चाहिए इसमें, रिटायर्ड सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और 5 मेंबर कौन से होंगे, ये होंगे सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनके साथ साथ इसमें 7 जो होते हैं वो अलग से मेंबर्स भी होते हैं, अलग अलग संस्थाओं के। ठीक है। और इन 5 में से अच्छा एक वुमेन भी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए वुमेन। ठीक है। और ये जो 7 मेंबर्स होंगे, ये कौन कौन से होंगे, ये अलग अलग संस्थाओं के, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन ऑफ एससी का होगा एक, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का होगा, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी का होगा। तो इन सबको मतलब जोड़ के ये 7 मेंबर्स बनते हैं। ठीक है। अब इनका भी सर्विंग टाइम वही रहता है जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का रहता है, जैसे दैट इज या तो 3 साल या फिर 70, विच एवर इज मैक्सिमम। ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज एड्स। तो सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म एक आपको पता होनी चाहिए, वो पूछ सकता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके। और कौन सा वायरस है जो ये एड्स कोज करता है, दैट इज द एचआईवी वायरस। तो ये एचआईवी वायरस होता है। अब वायरस क्या होते हैं, देखो वायरस जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एक रशियन साइंटिस्ट था, इवान्स्की। इवान्स्की, तो उसने डिस्कवर किया था। और कौन सा वायरस था, मोजैक वायरस। मोजैक वायरस। तो वायरस क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। और ये वायरस जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है। मतलब वैसे तो बाहर तो इनएक्टिव रहेंगे, लेकिन एक्टिव ये होस्ट के अंदर जाकर होते हैं। ठीक है। और बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो वायरस से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलियो, जिसके लिए पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं, पोलियो वायरस, वो भी वायरस से होती है। देन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये दोनों पूरी बॉडी पर होती हैं। ठीक है। देन गॉइटर, गॉइटर भी एक वायरल डिजीज है जो किसको अफेक्ट करती है, आपके थायराइड ग्लैंड को। ठीक है। देन हेपाटाइटिस, ये किसको अफेक्ट करती है, हमारे लिवर को। ठीक है। तो इबोला, ये भी एक वायरस ही है, वायरल डिजीज है। ठीक है। तो ये सारी हैं। अब हमने क्या है, कुछ डिजीज को भारत सरकार ने परमानेंट इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है, कुछ ईयर बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं काफी, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमिनेशन ऑफ टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस, हालांकि ये एक वायरल डिजीज नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन ऑफ टीबी के लिए जो ईयर रखा है वो रखा है 2025, मतलब तब तक एलिमिनेट कर देगी भारत सरकार। एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, इसके लिए कौन सा ईयर संभावित रखा है, 2030। और एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी, इसके लिए कौन सा ईयर रखा है, 2027। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द यूनियन बजट इज एसोसिएटेड विद विच कमेटी। तो ये संबंधित है बिबेक देबरॉय कमेटी से, बिबेक देबरॉय कमेटी। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो इसका रिकमेंडेशन सरकार ने 2016 में स्वीकार किया। और 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में यूनियन बजट को रेल बजट के साथ मर्ज कर दिया, या रेल बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए उससे पहले जो है 1924 में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, तब आकवर्थ कमेटी आई थी एक, तब एक आकवर्थ कमेटी थी। उसने क्या कहा था, उसने जो है रेल बजट को यूनियन बजट से सेपरेट कर दिया था। ठीक है।
तो सेपरेट कब हुआ था? 1924 में। मर्ज कब हुआ? 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं? देखिए, बसेल कमेटी ये रिलेटेड है टू द यू नो टू द गवर्नर्स। ठीक है, सब कंट्रीज के गवर्नर्स से रिलेटेड है ये। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, ये रिलेटेड है विद द इट वाज अ कमेटी। ये 1976 में सेटअप की गई थी, और कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी जाए या नहीं, तो इसने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और इसी कमेटी के सजेशन के बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये आया था, और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज का ऐड हुआ था। ठीक है। देन कम्स नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी है बैंकिंग रिफॉर्म्स से रिलेटेड। और नरसिम्हन कमेटी जो है दो बार बिठाई गई थी, एक 1991 में, एक 1998 में। तो 1991 में जो थी, ये तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बैठाई थी। ठीक है। और 1998 में पी चिदम्बरम ने बैठाई थी। तो नरसिम्हन कमेटी है बैंक रिफॉर्म से रिलेटेड। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ बंगाल गैजेट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन थे? तो इट वाज जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। और इसी से रिलेटेड यानी कुछ न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स का नाम लिखा है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो कौन कौन थे ये? जैसे न्यू इंडिया के थी एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास, देन संवाद कौमुदी और मेरातुल अकबर के राजा राम मोहन रॉय, इंडियन मिरर बार देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष, इंडियन ओपिनियन बाय महात्मा गांधी। तो गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और इंग्लिश में। ये भी पूछ सकता है कितनी लैंग्वेजेस में इंडियन ओपिनियन पब्लिश होता था? तो 4 लैंग्वेजेस में होता था। इंडियन नेशन बाय कामेश्वर सिंह, स्वदेश भामिनी बाय रामकृष्ण पिल्लई, एंड इंडिपेंडेंट बाय मोतीलाल नेहरू, बहिष्कृत भारत बाय अंबेडकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोम प्रकाश बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अल हिलाल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बाय अब्दुल कलाम आजाद, वंदे मातरम बाय लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट। कौमी आवाज बाय लाल बहादुर शास्त्री एंड रफी अहमद किडवई, रास कोफ्तार बाय दादा भाई नौरोजी। Okay, so please try to remember them, and this is also very important. Okay, this is also. Goal is an autobiography of what? तो देखो, गोल से ही हमें पता चल रहा है कि यार कुछ, या तो फुटबॉल हॉकी टाइप इस तरह का कुछ होगा। सो इट कैन नॉट बी सचिन तेंदुलकर, इट कैन नॉट बी सानिया मिर्जा। ठीक है, गोल इनके स्पोर्ट्स में होते ही नहीं भाई। लॉन टेनिस में कहाँ गोल होता है? मिल्खा सिंह? नो। ध्यानचंद में हो सकता है, ध्यानचंद ही इसका आंसर है। ध्यानचंद। तो ध्यानचंद जो थे, इनको विजार्ड मैजिशियन बोला जाता है, विजार्ड बोला जाता है, हॉकी का जादूगर बोला जाता है था इन्हें। और इन्हीं के नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ओके, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 3 ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड दिलवाया था, 1928, 1932 एंड 1936। ये 3 ओलंपिक्स थे। इन्हीं के नाम पर पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, उसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड कब आया था? ये आया था 1992 में। एंड हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट इट? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। और अभी हाल में किनको मिला है? तो ये मिला है सात्विक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है। तो दोनों ही क्या हैं? बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। बैडमिंटन डबल्स खेलते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स। सो ध्यानचंद। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट दैट वाज प्रिंटेड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने अब तक सबसे ज्यादा बड़ा नोट कौन सा प्रिंट किया? तो वो है 10,000 रुपए का नोट। 10,000 रुपए का नोट। और देखिए, ये बंद भी हुआ है। ठीक है, ये बंद भी हुआ है। और जो पहला डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारा 1946 में, उसमें 1,000 और 10,000, ठीक है, ये वाले दोनों नोट्स को बंद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगेन
1954 में इसको फिर 10,000 की नई सीरीज शुरू करी गई थी, 10,000 के नोट की। तो 1978 में, ठीक है, ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई, ठीक है, फिर दोबारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और इस बार जो है 10,000 के नोट्स, 5,000 के नोट्स और 1,000 के नोट्स, इनको क्या कर दिया गया था, डिमोनेटाइज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद तीसरा डिमोनेटाइजेशन जो हुआ हमारा, वो 2016 में हुआ। खैर इस उसके बाद 10,000 के नोट्स नहीं हुए थे। फिर तो 2016 में जो नोट्स डिमोनेटाइज हुए, वो कब हुए? अ, वो कौन से हुए? 500 का नोट और 1,000 का नोट ड्यूरिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और ये इसका पूरी डेट क्या याद रखनी जरूरी है, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। देखिए पूछ रहा है कि इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एवरीबॉडी नोज कि 1942 में आया था ये। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं कुछ देना चाहूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो देखो, इसका जो रेजोल्यूशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन, ये पास कहां पर हुआ था? ये हुआ था वार्धा में, प्लेस कॉल्ड वार्धा। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इट वाज अबुल कलाम आजाद। और इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कहाँ किया गया था? इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक पर। ठीक है, तो एक्सेप्ट कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो तभी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहीं पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट किन्होंने किया था, कोई पूछने लगे क्विट इंडिया मूवमेंट को? इट वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और सपोर्ट किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो किन्होंने प्रिपेयर करे थे? तो देवर प्रिपेयर्ड बाय गांधी जी एंड नेहरू। ठीक है, तो इनका ये था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का इनका यही नारा था कि ब्रिटिश रूल एकदम से भाई खत्म होना चाहिए, इट शुड एंड इमीडिएटली। और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए इंडिया की, विड्रॉल से पहले। ठीक है, तो अब इस मूवमेंट के दौरान कई लोगों को जेल में डाला गया, कई लोगों को जेल हुई। तो जेल में गांधी जी और सरोजनी नायडू, ठीक है, इनको कहाँ रखा गया? आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस, तो ये कहाँ था? इट इज इन पुणे। देन और बाकी लीडर्स को, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, पीताबाई सीतारमैया, जेबी कृपलानी, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, इन सबको कहाँ रखा गया? इन सबको रखा गया अहमदनगर फोर्ट में। अहमदनगर फोर्ट। और राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया? ये सब जेल वाले मामले। राजेंद्र प्रसाद, इनको रखा गया बांकीपुर प्रिजन में, इन पटना। बांकीपुर प्रिजन इन पटना। और अब इनका जो है एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट हुआ था। सॉरी, न्यूज़पेपर नहीं, रेडियो। तो रेडियो को कौन ब्रॉडकास्ट कर रहे थे रेगुलरली? राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और एक उषा मेहता नाम से लेडी थी, वो भी उषा मेहता। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को एक बहुत सीरियस रिबेलियन कहा गया था 1857 के बाद, मोस्ट सीरियस रिवॉल्यूशन आफ्टर 1857 बाय लिनलिथगो। बाय लिनलिथगो, क्या कहा था उन्होंने? मोस्ट सीरियस रिवॉल्यूशन आफ्टर 1857। और अब ये जो क्विट इंडिया नाम था, वो किन्होंने दिया था? तो ये नाम दिया गया था बाय यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सी पैरेलल गवर्नमेंट भी बन चुकी थी, पैरेलल गवर्नमेंट। तो कहां कहां बन गई थी ये? तो एक तो तलचार उड़ीसा में, ठीक है, एक बन गई थी बलिया में यूपी में। और कौन थे उनके लीडर? चित्तू पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तू पांडे। और सतारा में, महाराष्ट्र में बन गई थी।
ठीक है। तो इनके लीडर कौन थे? वाई बी चौहान एंड नाना पाटेल। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो है ये लॉन्च करा था, स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। नाउ विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से करा था? एक तो इंडियन ओपिनियन करा था। और कहाँ करा था? ये इंडिया में नहीं करा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका में करा था। ही स्टार्टेड इट इन साउथ अफ्रीका। और इसके साथ साथ इन्होंने कौन सा करा था? यंग इंडिया। यंग इंडिया ये जर्नल था किनका? लाला लाजपत राय का। तो इन्होंने क्या करा था? उसको पब्लिश करा था। ठीक है। देन एक था नवजीवन, ये महात्मा गांधी ने करा था। ओके, नवजीवन। और ये जो इंडियन ओपिनियन था ये 4 लैंग्वेजेस में इन्होंने लॉन्च करा था। नाउ व्हाट आर दोस 4 लैंग्वेजेस? गुजराती, क्योंकि ही वाज अ गुजराती, हिंदी, देन तमिल एंड इंग्लिश। ओके। एंड नाउ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने कौन सा करा था? राजा राम मोहन रॉय ने। तो इन्होंने करा था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार। ओके। देखिए वो बोल रहा है कि व्हेन वाज पीएमएलए लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पीएमएलए क्या है? सबसे पहले पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। तो ये इनेक्ट कब हुआ था? इनेक्टेड, तो ये हुआ था इनेक्ट 2003 में। और ये कमेंस कब से हुआ था, मतलब लागू कब से हुआ था, स्टार्ट कब से हुआ था? वो हुआ था 2005 से। अब यहाँ इसने पूछा है इनेक्टेड, तो आंसर आएगा मेरा 2003। अगर यहीं पर ये पूछ देता तो कमेंस कब से हुआ, तो हम लिखते 2005। तो जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं, जिन्हें लोन पे नहीं करते हैं या फिर जो फ्रॉड्स करते हैं, जो भी मनी रिलेटेड स्कैम्स होते हैं या फिर जो हवाला रिलेटेड स्कैम्स होते हैं, उन सब का कौन देखता है? ईडी देखता है। और उन पर जो ये लॉ दर्ज होता है, किस लॉ के तहत देखता है? वो होता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके लिए ये पीएमएलए लॉ बना है। अब देखिए वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द एचडीआर रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये करता है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इन न्यूयॉर्क, एनवाई। और अब देखिए ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 2-3 चीजों पर फोकस करता है। मतलब किस आधार पे रैंकिंग निकालता है? तो ये कुछ चीजों पर फोकस करता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर। ठीक है। देन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है। और ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इनका आधार बना करके वो रैंकिंग करता है। ठीक है। अभी लेटेस्ट में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 134th। और फर्स्ट नंबर पे कौन था? स्विट्जरलैंड। ओके। नॉर्वे एंड आइसलैंड। मेनली ये नॉर्डिक कंट्रीज ही रहते हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहते हैं। नाउ आईएईए इज व्हाट? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। और वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके हेडक्वार्टर हैं केनिया, नायरोबी में। Okay? तो आंसर क्या है? आंसर इसका है यूएनडी। ऑन विच डे इज सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये करा जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल। और किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पहले इंडिया के इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने जो है संबोधित किया था सारे सिविल सर्वेंट्स को स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पर। तो वो कब किया था? वो 21 अप्रैल को ही किया था। तो 21 अप्रैल को क्या हो गया हमारा? सिविल सर्विसेज डे हो। और देखिए वो बोल रहा है कि हु इज द हेड ऑफ पुलिस
ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आंसर है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये जो है ये सबसे ऊंची पोस्ट है उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए, डीजीपी। और डीजीपी से नीचे कौन है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो एडीजी। ठीक है। और एडीजी से नीचे कौन है? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उनसे नीचे कौन है? डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके नीचे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी। और उनसे नीचे कौन है? एसपी। और उनसे नीचे कौन है? एएसपी। और उनसे नीचे कौन है? डीएसपी, दैट इज द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ऑफिसर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ तक चलती है, ये पूरी ऑफिसर्स की कैटेगरी है। फिर ये इनके सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं? सबॉर्डिनेट्स में सबसे ऊपर आ जाते हैं फिर इंस्पेक्टर, उनके नीचे सब इंस्पेक्टर एसआई, और उनके नीचे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनके नीचे फिर हेड कांस्टेबल। ठीक है। और उनके नीचे आते हैं कांस्टेबल। ठीक है। तो ये हायरार्की चलती है। तो टॉप मोस्ट पोस्ट कौन सी हो गई? तो आईजी वाली कौन सी हो गई? ये थर्ड नंबर की पोस्ट हो गई। और ये तो इनफैक्ट इसमें आते ही नहीं है, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी का कोई मतलब ही नहीं है। Now the two instances of demonetization before 2016 happened in, तो दो बार demonetization इससे पहले कब हुआ था? 1946 में और 1978 में। ओके। और 1946 में जो है 1000 और 10,000 के नोट्स बैन हुए थे। देन 1978 में मोरारजी देसाई के टाइम पे 10,000 के, 5,000 के और 1,000 के नोट्स बैन हुए थे। देन 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 500 के नोट और 1000 के नोट जो है ये बैन हुए थे। ठीक है। तो प्लीज नाउ इन मिशन सागर, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो मिशन सागर क्या था? मिशन सागर जो है वो इंडिया का इनिशिएटिव था इंडियन ओशियन में, अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पास की जो कंट्रीज हैं, उनको कोविड 19 के टाइम पर, ठीक है, कोविड 19 के टाइम पर असिस्टेंस देना अलग अलग चीजों का। ठीक है। तो सागर की एक फुल फॉर्म है, ठीक है, सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो अब इसमें वो यही पूछ रहा है कि एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है। तो कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम पर ये मिशन लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बिलोंग टू जी7 ग्रुप ऑफ नेशंस? तो जी7 जो है वो सात महाशक्तिशाली देशों का एक ग्रुप बना था 1975 में। और इस ग्रुप में कौन नहीं है? इंडिया नहीं है सर, इंडिया नहीं है। तो कौन कौन है? जर्मनी है, ठीक है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, इटली है, जापान है एंड कनाडा है। तो ये सात देश हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हु प्रपोज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किन्होंने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ये किस बुक में दी थी? इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक एक थी इनकी, वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से जो है ब्रिटिशर्स इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब कब? एक तो 1886 में, एक 1893 में, और एक 1906 में। तो इट वाज थ्राइस। अब देखिए वो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट? तो उत्तर तो इसका है कंडक्शन। ठीक है, उत्तर तो इसका है कंडक्शन। बट कंडक्शन में क्या होता है? देखो, कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होता है और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है। और फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। ठीक है। अब देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है? इसमें भी हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन ये विद इन फ्लूइड होता है। ठीक है, विद इन फ्लूइड होता है ये। और एक तीसरा मोड भी होता है इन दोनों के अलावा, रेडिएशन। ये भी ट्रांसफर ऑफ हीट का ही एक मोड है। फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो गया कंडक्शन। देखो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इज इंश्योर्ड। तो हम सबको पता है कि पंचायत से रिलेटेड जो था अमेंडमेंट वो कौन सा था, वो 73rd अमेंडमेंट था। 73rd अमेंडमेंट था। ठीक है, और इसने शेड्यूल कौन सा ऐड किया था, 11th, और पार्ट कौन सा ऐड किया था, 9th। तो 9th पार्ट और 11th शेड्यूल ये ऐड किए थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने, पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, और रिजर्वेशन से रिलेटेड जो था, अब देखो इसके आर्टिकल पंचायत के कौन से थे, 243 से 243 ओ तक, ये सारे पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल थे। और इसके अंदर 243 डी जो है ये डिनोट करता है रिजर्वेशन से रिलेटेड। और रिजर्वेशन वुमेन के लिए कितना था, नॉट लेस देन 1/3, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कितना रिजर्वेशन, तो 1/3। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था। अच्छा, पंचायती राज इंडिया में आया कैसे, तो स्टार्टिंग जो हुई थी बलवंत राय मेहता कमेटी से हुई थी। ठीक है, उन्होंने जो है 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट, थ्री थ्री टियर बोला था सिस्टम होना चाहिए। सबसे ऊपर उन्होंने बोला था कि जिला परिषद होनी चाहिए। ठीक है, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होगी। फिर इन्होंने बोला कि एक पंचायत समिति होनी चाहिए उसके नीचे। ठीक है, जो कि एक क्या होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। और फिर उन्होंने कहा कि फिर एक होनी चाहिए ग्राम सभा। ठीक है, फिर उन्होंने सबसे नीचे जो बॉडी होगी, तो इन्होंने ये 3 बातें कही थी। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी, अशोक मेहता। ठीक है, इन्होंने 3 की बजाय 2 टीयर बताया था कि भाई 2 टियर में होना चाहिए, कि एक तो जिला परिषद ले लो और एक मंडल पंचायत ले लो। इन्होंने 2 टियर बताया। फिर एक आई थी जीवी के राव कमेटी। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया रिडक्शन इन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद सिंघवी कमेटी आई। सिंघवी कमेटी, इन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए। ठीक है, और न्याय पंचायत बनाई जाए। फिर गडगिल कमेटी आई। इन्होंने भी सेम यही बोला कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। तो 1988 में गडगिल कमेटी आई थी मेरी। ठीक है, तो इट वाज आफ्टर द गडगिल कमेटी ओनली कि जो रिजर्वेशन का पॉइंट है, ठीक है, जो रिजर्वेशन का पॉइंट है वो रखा गया था। तो रिजर्वेशन जो आया था वो इनकी गडगिल और थुंगॉन कमेटी के बाद आया था। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क चला था। ठीक है, और फाइनली जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था वो 3 बॉडी वाला ही करा गया था। ठीक है, जिसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाय पीपल। लेकिन जो चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और इंटरमीडिएट लेवल पे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, वो इनडायरेक्टली होगा। अब देखिए, वो बोल रहा है कि इन विच ईयर सीआरपीएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। तो सीआरपीएफ बना कब था, 1939 में। 1939 में ब्रिटिश राज में सीआरपीएफ बना था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये कैसे बना था, इसका एक एक्ट बना था, ये सीआरपीएफ एक्ट बना था इसका 1949 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, और सीआरपीएफ का मेन मकसद, मेन काम क्या होता है कि जो इंडिया के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, या कहीं भी डिस्प्यूट हो जाता है, कहाँ कहीं पर दंगे फसाद हो जाते हैं, तो वहां पर सीआरपीएफ को लगाया जाता है। मोस्टली इंडिया के इलेक्शंस में ड्यूटी में लगाया जाता है। तो इनका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सर्विस एंड लॉयल्टी।
और किसके अंतर्गत आते हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है। तो सीआरपीएफ जो है, लेकिन ये आर्मी के अंदर नहीं आते। देखिए, सीआरपीएफ जो है, इनको एक अलग नाम दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है? देखो, एक तो सीआरपीएफ हो गई, एक हो गई सीआईएसएफ, एक हो गई बीएसएफ, एक हो गई आईटीबीपी। ठीक है। और एक हो गई आसाम राइफल्स, द आसाम राइफल्स। और एक हो गई सशस्त्र सीमा बल, द एसएसबी। और एक हो गई एनएसजी, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ये किसके अंदर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो सीआरपीएफ मेरा कब बना था? 1939 में। सीआईएसएफ कब बना मेरा? इफ एनीवन आस्क कि सीआईएसएफ कब बना था, तो ये बना था 1969 में। ठीक है। इसका काम क्या होता है भाई? दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी या एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, ये सब मेंटेन करता है, या कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, उनकी सिक्योरिटी, तो उनको ये कंट्रोल करता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये कौन से बॉर्डर प्रोटेक्ट करता है? पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। ठीक है। और इसको बनाया कब गया था? 1965 के युद्ध के बाद। 1965 के युद्ध के बाद इसको बनाया गया था। और इनका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ। फिर आती है आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या काम करती है? चाइना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। और ये कब बनाई गई थी भाई? 62 के युद्ध के बाद। 62 के युद्ध के बाद। और इनका मोटो है स्टेड फास्ट एंड कमिटमेंट। स्टेड फास्ट एंड कमिटमेंट। देन आसाम राइफल्स। ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, 1835 में ये बनी थी। और ये म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। तो ये बहुत रखना, याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी फोर्स कौन से बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। देन आती है सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल किसको कौन से बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है? ये करती है नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान। कब बनी थी ये? 1963 में। ठीक है। और इनका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये कब बना था? 1986 में, आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज डन। ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो तब एनएसजी को बनाया गया था। इनका मोटो क्या है? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट रहना, ओमनीपोटेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।